हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम ईवीएस का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, क्योंकि पेपर 1 में ही ईवीएस आपका पूछा जाता है, पेपर 2 में आपकी ईवीएस पूछी नहीं जाती है। ठीक है, तो पहले 30 नंबर आपका सीडीपी, फिर 30 नंबर आपका मैथ, 30 नंबर उसके बाद आपकी ईवीएस रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर भी करिएगा। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, मैप से आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, मैप से आपको हर बारी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और मैप का हमने हर क्वेश्चन पूरा 2011 से 2023-24 तक के सारे क्वेश्चन हमने लगवाए हुए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटा नहीं है अगर आपने प्लेलिस्ट हमारी चेक की होगी तो। ठीक है, तो देखिए, आपको यहाँ बताना है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बतानी है। तो देखिए, पहले इंडिया मैप, आपका मैप आपको पता होना चाहिए मैप में कि कौन सा राज्य कहाँ किधर पड़ता है। ठीक है, तभी आप आंसर कर पाओगे। समझने के लिए ये आपका मैप है। ठीक है, इससे समझिएगा। देखिएगा, यहाँ पे आपका पूछा क्या है कि बिहार के सापेक्ष बताना, तो बिहार आपका यहाँ कहीं पड़ता है। ठीक है, बिहार यहाँ आपका पड़ेगा। बिहार के बाद में आपको जम्मू कश्मीर आपका यहाँ ऊपर कुछ पड़ता है। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। और गोवा, जम्मू कश्मीर और गोवा, तो गोवा आपका नीचे आएगा। ठीक है, और आपको बिहार के सापेक्ष बताना है। तो बिहार के सापेक्ष देखिए, ये आपकी डायरेक्शन होती है। जैसे यहाँ से हम बनाएंगे मैप, अब आपको ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि किधर क्या कुछ होता है। ठीक है, अब देखिएगा, डायरेक्शन के बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, यहाँ पश्चिम और यहाँ पूरब होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको पता चली। अब यहाँ से आपको बताना है कि ये जो डायरेक्शन है, पहले आपसे जम्मू कश्मीर पूछा हुआ है ना, कि पहले आप गोवा का बता देंगे, आपसे गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो पहले जम्मू कश्मीर आपको बिहार के सापेक्ष किधर जा रहा है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो होगा उसे क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे, है ना। तो ये आपका जम्मू कश्मीर कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपका उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम थर्ड ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप गोवा का नहीं निकाल पाएंगे तब भी, फिर भी हम समझेंगे गोवा का, तो ये आपका गोवा है। गोवा का यहाँ से हम निकालेंगे, तो देखिए, ये आपका दक्षिण है और ये आपका क्या है, पश्चिम है, तो इसे क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। तो देखिए, थर्ड ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम गोवा का है और जम्मू कश्मीर का क्या है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, बिहार के सापेक्ष आपको बताना था, तो वहीं से आप ऐसे मैप बना लेंगे, जैसे जिस डायरेक्शन में मिलेगा आप वैसे आंसर करोगे। 1 नंबर हर बारी क्वेश्चन पूछा गया है, आप कोई भी पेपर सेट उठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो फिक्स हैं, 1-1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, मतलब 90 नंबर नहीं आता है, तो 90 नंबर के लिए बहुत सारे लोग दोबारा फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर फिक्स होता है कि आपको आना ही है। रेलगाड़ी से 1 नंबर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये हमने पूरा ईवीएस पूरी तरीके से कंप्लीट कराया हुआ है। जस्ट थ्योरी पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन 2011 से 23 तक के पूछे गए, सारे क्वेश्चन हमने लगवाए हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्लेलिस्ट ईवीएस का मिलेगा, वहां जाके चेकआउट करिएगा। आपके पूरे क्वेश्चन जितने भी 2011 से 23 तक के पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने लगवाए हुए हैं। मैप से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलगाड़ी वाले प्रश्न जो होते हैं फिक्स होते हैं, भोजन हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर से सारे क्वेश्चन हमने लगवाए हुए हैं। ठीक है, और हमने अभी मैराथन क्लासेस भी की। ठीक है, दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, अगर आपने वो भी देखा होगा तब आपको समझ में आएगा। ये आपका 2018 का पेपर है, देखिएगा 2018 से 2023 तक के कोशिश करेंगे सारे ईवीएस के पेपर आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आपने, देखिए ये बात एकदम सत्य है, अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया हुआ है, तब आपका हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि आप पास आउट हो पाओगे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया हुआ है, अगर आप 2018 से 23 तक का भी लगा लेंगे, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया हुआ है, तब आप 100% पास आउट हो सकते हो। ठीक है, ये गारंटी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है, बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, और आप किसी से भी पूछेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। देखिए, वाष्पीकरण, आपने वाष्पीकरण पढ़ा होगा। ठीक है, ये कुछ साइंस का पार्ट है। देखिए, साइंस में क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, समुद्र से ही देखिए भाप जो है, पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है, नमक आपका समुद्र में नीचे बचा रह जाता है। वैसे देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे आप कपड़ा, यहाँ देखिए सतह क्षेत्र बताना है आपको, सबसे धीमी किसमें होगी ये बताना। देखिए, स्पीड को थोड़ा हाई रखेंगे, कोशिश करेंगे 30 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो समझाना रहता है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है।
ठीक है। तो देखिए सतह, आपको बताना है सबसे धीमा वाष्पीकरण किस प्रक्रिया में होगा। तो देखिए सतह क्षेत्र, पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, तो यहाँ तो सबसे तेज होगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। देखिए सतह क्षेत्र मतलब क्या है, जैसे कि आप अभी ठंडी आ रही तो आप स्वेटर सुखाओगे, ठीक है, तार पे आप स्वेटर सुखाना चाहते हो, तो मतलब कहा जा रहा है कि सतह क्षेत्र, सतह क्षेत्र मतलब पूरा फैलाकर आप अपना स्वेटर डालिए, और तापमान मतलब धूप भी अगर खूब तेज होगी तो स्वेटर तो आपका सूख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे धीमा कब होगा, तो फर्स्ट आपका होगा नहीं। सेकंड में कहा जा रहा है सतह क्षेत्र बढ़ता है, मतलब सतह क्षेत्र आप बढ़ा के रखो, स्वेटर अपना आप पूरा फैला के रखो, लेकिन तापमान घटता है, धूप नहीं रहेगी, तो कैसे वो सूखेगा, तो यहाँ पे थोड़ा धीमा हो सकता है। थर्ड वाला पढ़ेंगे, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, धूप खूब तेज है लेकिन आप अपना स्वेटर केवल ले जाके ऐसे ही रख दो, फैलाओ मत, तो ये यहाँ भी कम होगा, लेकिन सबसे यहाँ तो एकदम सूख जाएगा। आपसे सबसे धीमा पूछा है तो फोर्थ वाला भी पढ़ लेंगे। यहाँ कहा जा रहा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, तो यहाँ पे सबसे कम होगा, वाष्पीकरण जो है सबसे धीमा यहीं पे होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, सबसे कम यही होगा, ठीक है। कम पूछा था तो इसलिए फोर्थ ही आपका आंसर होगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों, मतलब धूप भी नहीं है और केवल आप अपना तार पे स्वेटर ले जाके ऐसे रख दो, उसको फैलाओ नहीं, तब कैसे सूखेगा वो, ठीक है। तो यहाँ वाष्पीकरण सबसे कम होगा, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, स्थानों, दूरियों तथा दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। मैप वाला चैप्टर आप पढ़ते हो तो क्यों पढ़ते हो आपको बताना है, आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, जिसने भी मेरा क्वेश्चन पढ़ा हमने आपको आंसर दे दिया। अब बताइए, स्थानों, दूरियों तथा दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या दर्शाती है। दिशात्मक कौशल आता है आपके अंदर, चित्रण कौशल आता है, स्थिति कौशल आता है, या ग्राफिक कौशल आता है। तो देखिए दिशात्मक से केवल दिशा का कौशल विकसित होगा, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। आपको बताना है जिसमें तीनों कौशल विकसित होगा, ठीक है। तो ये आपका मैपिंग में होता है, मैप आप इसीलिए पढ़ते हो, मैप आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है। अभी आपने पहला क्वेश्चन ही किया, तो इसमें देखिए आपको स्थान का भी पता चलता है, दूरी और दिशा तीनों चीज का ज्ञान होता है, तो ये आपका चित्रण कौशल होगा, मैपिंग होगा, ठीक है। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, स्थितीय कौशल, तो देखिए स्थिति में केवल स्थान का ज्ञान होगा, ठीक है, दिशा और दूरी कहाँ जाएगी आपकी, तो इसलिए थर्ड नहीं होगा। ग्राफिक में केवल देखिए ग्राफ, तो ये भी आपका नहीं होगा, आंसर बेस्ट है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, एनसीएफ से, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की, ये आपको बताना है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या, देखिए कहा जाता है ना ईवीएस आपकी फर्स्ट और सेकंड में किसके माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से, तो एकीकृत मतलब सारी चीजें, सामाजिक अध्ययन हो गया आपका, ये सारी चीजें ईवीएस सब इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। एकीकृत पाठचर्या के क्षेत्र में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किसने की, आपको बताना है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975, तो सबसे पहले एनसीएफ 2075, इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, ठीक है, ये आपको बताना है। स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, शिफ्टिंग बताना है आपको। बताइएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आपने देखिए झूम की खेती पढ़ा होगा, अगर आपने हमारी क्लास ईवीएस की ली होगी कंप्लीटली तब आप आंसर कर पा रहे होंगे। देखिए झूम की खेती वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ईवीएस में है ही, तो ये किस क्षेत्र में पड़ता है, ये उत्तर पूर्वी, इसका आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। सत्य नहीं है, नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि नहीं वर्ड पे ध्यान ही नहीं जाता और जो करेक्ट होता है वही आंसर लगा देते हैं, लेकिन हमसे पूछा होता है गलत, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नदी बांध पर अगर आप जल विद्युत, ठीक है, रिवर डैम, ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित, तो टिकाऊ नहीं होगा जब आप उस पर उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित, नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत बना रहे हो जब, तब ये टिकाऊ नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा सत्य नहीं है यही बताना है आपको, तो यही सत्य नहीं है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे आपके गलत। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये आपको बताना है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपर्युक्त सभी, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, उपर्युक्त सभी होगा, ये तो एकदम से आपको पता होना चाहिए, क्या ही समझाना। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, 68 देखिएगा, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, ये आपको बताना है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, जैसे आपका लद्दाख में देखिए बारिश कम होती है, क्यों कम होती है, कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में होती है, इसीलिए वहां बारिश कम होती है, तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा सेकंड, बाकी सारे हो गए आपके गलत। तो प्रभावित नहीं होते ये पूछा हुआ था, तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, निम्नलिखित में से, अच्छा, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ताजमहल जो है वो आपका पीला होता जा रहा है, क्यों बताना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फर क्लोरीन? इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड होगा। ठीक है, ताजमहल आपका पीला होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, ये आपका देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया है। गोलकुंडा किसने बनवाया? गोलकुंडा किला किसने बनवाया ये आपको बताना है। चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश? इसका आंसर होगा काकतीय राजवंश ने बनवाया। ठीक है, आंसर इसका होगा थर्ड। तो ये सारी चीजें तो फिक्स है, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी ना, अब इसमें क्या ही समझाना, काकतीय राजवंश ने। ठीक है, थर्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगस्त 2023 में पूछा गया था, केवल ये जो नंबर लिखा हुआ है ये चेंज था। ठीक है, संख्या आपकी चेंज थी, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था अगस्त 2023 में। देखिए 2018 से मैच कर गया कि नहीं कर गया। अब देखिए 15 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? अगर आपको द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मास इज इक्वल टू क्या होता है, देख रहे हैं, मास इज इक्वल टू क्या होता है ये आपको बताना है। घनत्व इंटू क्या होता है, डी, डेंसिटी। घनत्व इंटू क्या होता है बताइए ना, केवल इसको आपको मल्टीप्लाई करना था, 15 × 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इतना तो फॉर्मूला पता ही होगा, ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा। द्रव्यमान इज इक्वल टू घनत्व इंटू आयतन होता है। ठीक है, तो 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 45, तो इसका आंसर होगा थर्ड, 45 ग्राम। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई करना था, द्रव्यमान क्या होगा तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, अदिश राशि से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए प्योर साइंस से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, बताइएगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट, द्रव्यमान। दिशा और प्रमाण किसमें नहीं होते, किसमें होते हैं, ये सारी चीजें आपने साइंस से पढ़ा होगा, तब आप इसका आंसर कर पाओगे। फर्स्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, अदिश राशि आपको दोबारा इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया था, अदिश और सदिश राशि से एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब दोबारा पूछ लिया जाए तो आपकी किस्मत। देखिए 73 देखिएगा, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। ये भी देखिए साइंस का ही क्वेश्चन है। देखिए साइंस का क्वेश्चन लाके ईवीएस में भर दिया 2018 में। 2018 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें साइंस से इंक्लूड है। अब इसके बाद से हम 2019 का करेंगे, 20 का करेंगे, तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन टफ है तो ये तो नहीं है छोड़ देंगे ना, करना जरूरी है। अब बताइए, इसमें आपको बताना है कि प्रकाश किरण किसमें नहीं गुजर सकती। देखिए किसमें नहीं गुजर सकती, तो देखिए एक होता है पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक होता है पारभाषी। ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी क्या होता है, जिसमें जैसे आपका कांच होता है, तो उसमें अगर आप टॉर्च मारोगे तो वो प्रकाश की लाइट उसके पीछे भी जाएगी, कांच के पीछे भी जाएगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती। किसमें नहीं गुजर, इसमें तो गुजर सकती है, तो ये तो आपका होगा नहीं, उत्तल, ये तो होगा नहीं। अब देखिए पारभाषी में क्या होता है, इसमें भी अगर आप टॉर्च मारोगे, जैसे तेल पर लगा हुआ कागज अगर होता तो उसमें भी टॉर्च मारोगे तो प्रकाश की किरण उधर चली जाएगी। ठीक है, चीजें आपको उधर पार भी दिख जाएंगी, तो ये पारभाषी होता है, तो ये भी नहीं होगा। किसमें नहीं दिखेंगी, अपारदर्शी, जैसे आप खड़े हो तो आपके ऊपर टॉर्च मारी जाएगी तो आपके पीछे टॉर्च लाइट नहीं दिखेगी, या आप दीवार पे टॉर्च मारोगे तो दीवार के बाहर जो है वो टॉर्च की लाइट नहीं दिखेगी। तो किसमें नहीं दिखेगी, यही आपसे पूछा जा रहा था, इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, ओपेक, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब देखिए 74 का, आपने सुनीता विलियम्स को पढ़ा होगा, वो कहाँ गई थी, अंतरिक्ष पे गई थी ना, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? चंद्रमा पर जिसका भार 10 kg है आपको बताना है। तो सुनीता विलियम्स को आपने पढ़ा होगा, वो अंतरिक्ष पे गई थी, तो हमने अब पढ़ा था मैराथन क्लास अभी की जस्ट एक दिन पहले, तो वहाँ भी हमने बताया आपको। तो सुनीता विलियम्स जब आसमान पे गई थी तो उनको कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाल उनके हमेशा खड़े रहते थे। क्यों? अब देखिए, क्योंकि यहाँ के कंपैरिजन में जो वहाँ का भार होता है वो 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर कहा जा रहा है कि 10 kg है वहाँ पर। ठीक है, 10 kg कब होगा, जब 60 kg। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या 60 kg जब हम रखेंगे तो 60 6 होगा, 6×60, तो इसका 10 kg है, तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन इसका आंसर होगा 60 kg। ठीक है, 1/6 होता है, ये आपको पता होगा तब आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है।
एक विलीय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। मतलब कोई चीज़ अगर आपको विलीय करनी है, घोलनी है, जैसे आपको नमक घोलना है या चीनी घोलनी है, कोई भी चीज़ घोलनी है, तो वो किस पर निर्भर करेगा? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर या भार पर। तो देखिए सतह क्षेत्र इसका आंसर भी होगा थर्ड। कैसे होगा? देखिए अगर आपको चीनी घोलने के लिए दे दिया जाए कोई भी चीज़, अगर आप छोटे से बर्तन में दे दिया जाए, ठीक है, कटोरी दे दी जाए और चीनी दे दी जाए 2 चम्मच, उसमें आप घोलो तो उसमें जल्दी नहीं घुलेगी। लेकिन अगर आपको एक बड़ा सा क्या टब दे दिया जाए, उसमें 2 चम्मच चीनी दे दी जाए, तो वो जल्दी घुल जाएगी। तो सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये आंसर होगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। देखिए 30 मिनट में हमें क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, देखिए हम समझा के 30 मिनट में अगर आपको सॉल्व करवा रहे हैं तो आपका भी ये, आप भी इतना मेहनत कर सकते हैं। कैसे? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाकर, मिनट लगाकर, मोबाइल पे टाइमर लगाइए, साइड में रखिए, आपको हम प्रीवियस पेपर टेलीग्राम पे भेज देते हैं, वहां से डाउनलोड करके 30 मिनट से कम में सॉल्व करिए। बाकी जो टाइम बचे आप पैसेज में लगाइए। ठीक है, पैसेज क्योंकि आता ही है आपका, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड में आ गया, मैथ में लगा सकते हो आप, तो ये सारा टाइम बचा के आप उसमें लगा सकते हो। और किसी सेक्शन को 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे होंगे तो, अगर दूसरी बार जा रहे होंगे तो इस चीज़ से आप अवगत होंगे पूरी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अब आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। इसमें कहा जा रहा है सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है, ये आपको बताना है। देखिए पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, सुषमा चाहती है छात्रों को। ठीक है, तो कैसे बना सकती है? कक्षा में केवल बहस आयोजित करके संवेदनशील बना सकती है, तो ये बेहतर ऑप्शन हमें नहीं लग रहा। समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, इसका यही आंसर होगा। अगर हम ये कह देंगे कि आप एक पौधे को अपना लो, मतलब एक पौधा ले जाओ अपने घर पे लगाओ और उसको क्या करो, अपनाओ, मतलब उसको बड़ा करो, तो वो सारी चीज़ें करेगा। जब उसको वो बड़ा करेगा, पालेगा उसको ना, डेली खाद देगा, पानी वगैरह देगा, तो वो खुद जब पौधों को बढ़ाएगा, ठीक है, तो वो उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होगा। बेहतर है इन तीनों ऑप्शन से, ना कि केवल बहस करा के, समूह चर्चा और पोस्टर लगाने से। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। 77 देखिएगा। पेडागोजी के क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होते हैं तो उसको आपको पढ़ना होता है, तो यहाँ टाइम लगता है ज़्यादा, तो यही सारा टाइम आपको होता है बचाना। ठीक है, देखिए अब है ने देखना है हमें कहाँ बच्चा एक्टिव है। ठीक है, ये सारा ऑप्शन हमें ध्यान में रखना होता है। आप सीडीपी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, हमें देखना है कि बच्चे के हित में कौन सी बातें हो रही, कहाँ बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा, ये आपको हर बार हम बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन को पढ़िएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। अच्छा, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, ये भी बात ठीक है। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने का एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ठीक है, फोर्थ में कहा जा रहा है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो ये आपका होगा। देखिए क्योंकि पूछा था कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे देखिए यहाँ पे देखिए, इससे समुदाय में बातचीत करने का अवसर तो प्रदान मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि बीमारियों पर समूह में सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था, 5 पड़ोस के लोग। ठीक है, तो ये भी ठीक है। इससे छात्रों के वास्तविक जीवन के सीखने में मदद भी मिलेगी, ये भी बात ठीक है। थर्ड भी ठीक है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, कितना लंबा क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें क्या होगा, टाइम मैनेज करना होता है। ठीक है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। ठीक है, यहाँ तो अनुभव हो रहा है। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, देखिएगा यहाँ पे
फर्स्ट है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टिकोण, या अन्वेषण दृष्टिकोण, या मानववादी दृष्टिकोण। तो देखिए फर्स्ट में केवल संज्ञानात्मक, केवल यहाँ कॉन्सेप्ट, केवल यहाँ दिमाग, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण केवल यहाँ दिमाग का थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ बच्चा अन्वेषण कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आपका अन्वेषण में होगा, थर्ड में होगा। अनुभव में केवल अनुभव क्या होता है, अनुभवात्मक दृष्टिकोण तो है लेकिन साथ में जो है अन्वेषण भी है, तो अन्वेषण में आपका अनुभव भी आ जाएगा। ठीक है, जब बच्चा खोज करता है, तर्क करता है, तो ये आपका थर्ड बेस्ट ऑप्शन है, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। 11 क्वेश्चन आपके और बचे क्या, देखिएगा। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, समुदाय जो है आपका कम्युनिटी जिसे बोलते हो, एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह एक सस्ता और सुलभ है, ये तो कोई बात ही नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय है, ये भी कोई बात नहीं भाई, उनके पास अनुभव होता है लेकिन बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, ये बात सही नहीं है। थर्ड में कहा जा रहा है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, ये बात नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी समुदाय समस्त ज्ञान को, केवल मतलब कोई ज्ञान आपको कुछ बता रहा है तो बिना आलोचना की आप उसे स्वीकार कर लेंगे, ये भी बात ठीक नहीं है। थर्ड इसका आंसर होगा या वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ये बात आपकी करेक्ट होगी, जो समुदाय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। अगर आपने सीडीपी भी पढ़ा होगा हमसे तब आप आंसर कर पा रहे होंगे, क्योंकि पेडागोजी आपकी हर सब्जेक्ट में काम आती है, ये नहीं केवल सीडीपी में काम आती है, सीडीपी की भी मैराथन क्लास आने वाली है। देखिए, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। कहा जा रहा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने से आपको बताना है, बाहर जीवन जोड़ने से, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना। देखिए वैश्विक मतलब विश्व के पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, तो बच्चा भी छोटा है, उसको विश्व के पर्यावरण से और चिंता के बारे में लिंक करना ये बेहतर ऑप्शन नहीं है। थर्ड में कहा जा रहा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, मतलब केवल विद्यालय दृष्टिकोण, तो ये कहाँ वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है, विद्यालय के बाहर जीवन से कहाँ जोड़ा जा रहा है। फोर्थ में कहा जा रहा है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। भाई पाठ्यचर्या से बाहर जाना ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखिए पाठ्यचर्या जैसे हम आपको सीटेट पढ़ा रहे हैं तो सीटेट का ही पूरा कैरिकुलम जो है तो वही तो पढ़ाएंगे ना, ऐसा नहीं कि आपको एसएससी और कहीं और का चीज़ पढ़ाएंगे तो वो करिकुलम से बाहर हो जाएगा। तो जो आपका करिकुलम है सीटेट उसी के अंदर ही पढ़ाएंगे। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना ये बात आपकी करेक्ट होगी। देखिए केवल पाठ्य पुस्तक में जो सेम बात है केवल कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाएंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके दैनिक जीवन से जोड़ेंगे हम, तो पाठ्य पुस्तक से जब आप बाहर जाएंगे तभी विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में इसे समृद्ध करेगा, पाठ्य पुस्तक के बाहर जाना। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। अच्छा, माँ और बच्चे ही एकल परिवार में होते हैं, ये बात तो गलत लग रही है। और यदि दादा एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बताना आपको। परिवार की परिभाषा, तो परिभाषा पर तो आपको फोकस ही नहीं करना होता ना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है कि रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। असंवेदनशील नहीं है भाई, संवेदनशील है, तभी तो वो बता रही है कि माता पिता जो है एकल में आएंगे। ठीक है, तो वो संवेदनशील है। यहाँ कहा जा रहा है असंवेदनशील, तो ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, समावेशी नहीं है। अच्छा, फोर्थ में कहा जा रहा है परिवार के उदाहरणों को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। इसी तरह नहीं सिखाया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि केवल कहा जा रहा है कि पिता माँ और बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, ये बात गलत हो जाएगी कि केवल माँ और पिता और बच्चे ही एकल परिवार का गठन करते हैं, ये बात गलत हो जाएगी भाई। थर्ड इसका आंसर होगा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है भाई। ये बात देखिए जरूरी नहीं है कि सबके, किसी की माँ नहीं होती है, किसी के केवल बाप होते हैं ना, बच्चे होते हैं, और किसी के देखिए किसी के बाप नहीं होते है ना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं तो ये समावेशी नहीं है। तो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं, ये आपको बताना है। ईवीएस कक्षा में गतिविधियां कौन सी हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट है चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर तो एकदम सिंपल है, आंसर बताइएगा। सारे ही पॉजिटिव आपको ऑप्शन लग रहे होंगे तो अब आप उपर्युक्त सभी पे जा सकते हो। अगर कोई भी निगेटिव लग रहा है तब आप इस पे मत जाइएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तब बता रहे हैं। 83 देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम
बच्चों की समग्र शिक्षा का कारक बन सकता है यदि वह एकीकृत समावेशी विषयगत उपयुक्त सभी। समग्र बताना है। देखिए होलिस्टिक लर्निंग कब होती है, जिसमें हर चीज, जिसमें हमें ये देखना होता है कि बच्चे की नीड क्या है ना, बच्चा कहाँ समझ पा रहा है, किसमें उसकी रुचि है, किसमें इंटरेस्ट है उसका, किसमें नहीं है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखा जाता है, तो वही आपकी क्या होती है, होलिस्टिक लर्निंग होती है। तो देखिए इंटीग्रेटेड भी ठीक है, समावेशी विषयगत, तो इसका भी आंसर उपयुक्त सभी, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरे, देखिए सपेरे सांप के बारे में एक चैप्टर था कालबेलिया, सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन आपको बताना है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है कि यह एक अवैध कार्य है, तो अवैध कार्य नहीं है भाई। सेकंड में कहा जा रहा है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, ये बात भी गलत हो जाएगी, कोई बात है ये। थर्ड में देखिएगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, सपेरे जो होते हैं वो सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, इसका आंसर होगा थर्ड। फोर्थ में कहा जा रहा है कि पशुपालन आजीविका का स्रोत है, पशुपालन आजीविका का स्रोत है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा थर्ड, थर्ड ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पशुपालन, तो ये फोर्थ तो आपका गलत ही होगा, थर्ड इसका आंसर होगा। संवेदनशील बनाना है तो थर्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, विद्यालय में मिड डे मील, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, ये आपको बताना है। मिड डे मील जो होता है वो आपका कौन सा सबसे प्रासंगिक है, ये आपको बताना है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, क्यों नहीं भाई, सारे देखिए क्या होता है, सब बच्चे लाइन लगाते हैं ना, सब बच्चे खाना खाते हैं, प्लेट को रखते हैं कैसे हैं, ये सारी चीजें बच्चा सीखता है, तो इसका कोई शिक्षण में लेना देना नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ये बात करेक्ट हो जाएगी, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवसर मिलेगा ना, सारे बच्चे देखेंगे कि कैसे कैसे खाया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे प्लेट को धोया जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे खाना मिलता है, सारी चीजें बच्चा सीखेगा, तो ये सेकंड इसका आंसर होगा। थर्ड में कहा जा रहा है या उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, बाकी सारे बच्चे कहाँ जाएंगे भाई। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, समय को बर्बाद करता है भाई, खाएंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे, बर्बाद क्यों करेगा भाई, खाना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, 4 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, 30 मिनट में हमें कंप्लीट करना था, देखिए हो पाता है कि नहीं, हो ही जाएगा शायद। देखिए 27 मिनट हो गए हैं, 86 पे हम पहुंच गए हैं। देखिए आपको साथ में समझा रहे हैं तो टाइम तो थोड़ा लगता है ना, स्पीड बना रहे हैं ताकि 30 मिनट में आपका हो जाए, आप भी कोशिश करें। और 86 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, इसके बारे में प्रोफेसर यशपाल ने बात की है। स्कूल का बैग का वजन कम करना, तो इसका ये उद्देश्य नहीं है कि वजन कम करना। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों की संख्या कम करना, ये भी नहीं है भाई। अबोध का भार कम करने की जरूरत है, लोड, हाँ इसका आंसर होगा थर्ड, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ये बात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है, ये बात भी गलत हो जाएगी, इसका आंसर होगा थर्ड। 87 देखिएगा, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। समूह तो आपका अच्छा होता है ना, बच्चे समूह, जैसे आपके वाइगोस की बात करते हैं, आपने सीडीपी में पढ़ा होगा, तो समूह में सीखना इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। लड़के और लड़कियों को अलग, तो समूह का मतलब क्या है, सबको अलग ही कर दोगे तो आप, ये अलग करना नहीं होता। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, देखिए ये भी आप अलग कर रहे हो, तो समूह का मतलब क्या, समूह का मतलब है सबको हमको इंक्लूड करना है। थर्ड में कहा जा रहा है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ये बात करेक्ट है कि बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने, ठीक है, यही आप पकड़ लीजिए, ये सारी बातें जो है वो पॉजिटिव है, बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ये बात भी गलत हो जाएगी, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे बच्चा कहाँ एक्टिव है, बच्चे के हित में कहाँ बात कही जा रही है। देखिए बाला से क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं। बाला का पूरा नाम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाला क्या होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका आंसर होगा थर्ड। क्यों, देखिए बिल्डिंग मतलब जैसे आप स्कूल में जाते हो, देखो स्कूल में देखते होंगे कि जैसे दीवारों में और सीढ़ियों में ABCD वगैरह लिखी होती है, तो सारी चीजें बनी होती है, तो बिल्डिंग को भी एक शिक्षण अधिगम के रूप में हमें देखने के लिए ये अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, तो इसका आंसर होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। तो जो बिल्डिंग होती है, जो सीढ़ियां वगैरह होती है, उसमें दे रखी है ABCD वगैरह सारी चीजें लिखी होती हैं,
तो वो भी शिक्षण अधिगम के रूप में काम करेंगी, दिवाली वगैरह भी। तो इसका बाला का फुल नेम यही होता है। थर्ड इसका आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके होंगे गलत। फोर्थ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। दो क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। वैकल्पिक ढांचा, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स, आपको बताना है कि मतलब क्या है इसका। जैसे आप सीटेट पढ़ रहे हो तो जरूर नहीं केवल सीटेट पे ही आपका फोकस होगा, और भी चीजें आप सीख रहे होंगे, कर रहे होंगे, है ना, अलग से। तो ये बताना है वैकल्पिक ढांचा का क्या अर्थ है। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण केवल एक ही चीज पे फोकस है। देखिए, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, तो ये आपका सेकंड आंसर होगा। थर्ड में कहा जा रहा है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, मतलब वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। फोर्थ में कहा जा रहा है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। दृढ़ता मतलब कठोरता, कठोरता को आपको लागू नहीं करना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा 90। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है, ये आपको बताना है। मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है। तो इसका आंसर बहुत लोग थर्ड ही करेंगे। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। थर्ड पहली बार हम बता दे रहे हैं, ये गलत होगा थर्ड, ठीक है। अंधविश्वास तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा आपका 2। वैज्ञानिक तथ्य होता नहीं है, बचा क्या, मिथक। देखिए यहाँ पे ये नहीं बताना था, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि जो है कि महिलाएं रोती नहीं है, अरे सॉरी, हाँ, पुरुष जो है रोते नहीं है, महिलाएं रोती हैं। तो ये जो होता है ये एक रूढ़िबद्ध धारणा हो जाती है, एक रूढ़िबद्ध धारणा। भाई क्यों नहीं रोते, उनके भी आंख में आंसू होते हैं ना, पुरुष भी रोते हैं आपके, जरूरी नहीं केवल महिलाएं ही रोती हैं ना। पुरुष बाहर काम कर सकते हैं, महिलाएं अंदर का काम करते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे नहीं की जा रही। यहाँ पे कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह क्या है, एक मिथक है, ठीक है। ये जरूरी नहीं, देखिए महिलाएं, बल्कि ये है महिलाएं बहुत देर तक काम कर सकती हैं, कोई भी काम वो दिन भर कर सकती है, जबकि पुरुष नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें होती है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। थर्ड मत लगाइएगा, नहीं आपका नंबर 1 चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ये पूरे 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये 2018 का जो पेपर था ये थोड़ा साइंस से रिलेट करके था। साइंस के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर था, तो डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। हमने 30 मिनट में सॉल्व किया है, आप भी 30 मिनट से पहले सॉल्व करिए, क्योंकि हमने आपको समझाया है साथ में, ठीक है। केवल आपको करना ही रहेगा। तो पहले अगर सॉल्व करेंगे, वो कैसे होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देख रहे हो 78 कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे घर पे, बार बार पढ़ोगे, तो आपकी स्पीड जो है वो हाई होगी ना, समझोगे। उसमें आप देखिए निगेटिव वर्ड भी हमने बताया, सीडीपी भी जब हम सॉल्व करते हैं तो टैग वर्ड भी आपको साथ में बताते हैं, ठीक है। हमने सीडीपी के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगवाए। ईवीएस तो हमारे पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म है। हमने मैराथन क्लासेस भी कर ली है। अगर आपने मैराथन क्लासेस भी देखी होंगी तब भी आप चीज़ों को समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए हाथी वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जो 2018 का क्वेश्चन पेपर था ये थोड़ा टफ था, ठीक है। इसके बाद हम 2019 और 21 का लगाएंगे, वो आपको इजी लगेगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। लेकिन ये जो मैप से क्वेश्चन हर बार आपके पूछे जाते हैं, उसमें देखेंगे आप रेलगाड़ी से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, थोड़ा टफ था तो इसको हमने पहले करा दिया। इसके बाद हम करेंगे दूसरा पेपर, तो वो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन थे जो आपके साइंस से रिलेट थे। साइंस से थे, जैसे आपका आदिश राशि पूछ लिया था, वाष्पीकरण पूछ लिया था, एक साइंस से पूछ लिया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे। ये ईवीएस का पूरा सेट था, 2018 का ऑफिशियल पेपर था, ठीक है। एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको ये मैप से आपको क्वेश्चन, हमने सारे क्वेश्चन लगवाए हुए हैं 2011 से 2023-24 तक के सारे क्वेश्चन लगवाए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई भी सेट आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी अगर आप फर्स्ट रहे हो तभी आप जाओगे, तो वहां अगर देखोगे हमने पहले 2011 का, 12 का, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सारे करवाए हुए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। जब तक आप इसको सॉल्व करिएगा, बताइएगा कितने नंबर आपका आया हुआ है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे